नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 का 17वां सीरीज आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 16 सीरीज अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को जो है आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। दोस्तों अनलॉक 20 का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। यह ऑफ़र अब आपका 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफ़र आपका अब 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% लेस करने के बाद आपका इतना होगा और नीचे इसका डिटेल दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है जुड़ सकते हैं। आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर और आप जो है इस ऑफर का जो है लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है कौन सा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो दिया गया ऑप्शन सी में आर्टिकल 343 यानी कि अनुच्छेद 343 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित, तो ये आपका गलत है। अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा से संबंधित है, ना कि जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। बाकी अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से यह संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये आपका अनुच्छेद 338 ए में है ये, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 156 एक के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार अपने आचरण के लिए वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का प्रभावी साधन है। कारण है कि इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया है। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका कथन कारण जो है दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जनहित याचिका ने न्याय व्यवस्था को जो है लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया है। जनहित याचिका जिसे PIL कहते हैं न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है और जनहित याचिका का विचार ये आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है
और यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ पूर्व न्यायाधीश पी.एन. भगवती, ये पूछा भी जाता है, इनका नाम याद रखिएगा, पी.एन. भगवती द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है यह? तो आगरा में है, सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, और यह शोध संस्थान हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के अध्ययन व अनुसंधान क्षेत्र में यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नीचे मुख्यमंत्रियों यानी कि उत्तर प्रदेश का कार्यकाल दिया जा रहा है, जिन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है कार्यकाल दिया जा रहा है, इन्हें अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे गोविंद बल्लभ पंत यानी कि जीबी पंत। यह 1 अप्रैल 1947 से लेकर के 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, ये आपका 1954 से लेकर के 1960 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर जो है चंद्रभानु गुप्त दिया गया, तो ये 1960 से लेकर के 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर हैं सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी ये 1963 से लेकर के 1967 तक जो है उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और वही क्रम में पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो पहला दिया गया यहाँ पे आलू, दूसरा है दूध, तीसरा गेहूँ, चौथा फूल। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आलू उत्पादन में, दूध उत्पादन में और जो है गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फूल उत्पादन में जो है आपका उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया है कुशीनगर। कुशीनगर में है आपका रामाभर स्तूप, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। सारनाथ में धमेक स्तूप है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है, सी का हो जाएगा तीसरा। और कौशाम्बी में है घोषित राम मठ, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला। 4, 2, 3, 1, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कुदऊ सिंह, तो ये आपका पखावत से संबंधित थे, ए का हो जाएगा पहला। बिरजू महाराज का संबंध कथक से था, बी का हो जाएगा दूसरा। गिरजा देवी का संबंध ठुमरी गायिका से था, सी का हो जाएगा तीसरा। और स्वामी हरिदास का संबंध हो जाएगा ध्रुपद से, तो डी का हो जाएगा चौथा। 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया चमेली देवी पुरस्कार बहादुरी के लिए गलत है आपका। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार, तो बहादुरी दिया गया गलत हो जाएगा। बाकी व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो पहला है हाफ ए लाइफ, तो इसके लेखक हैं वी.एस. नायपाल, ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है प्लेइंग इट माई वे, तो ये सचिन तेंदुलकर के पुस्तक का नाम है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और वार एंड पीस, ये आपका लियो टॉल्स्टॉय का है, सी का हो जाएगा चौथा। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो ये आपका कपिल देव का है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी जो
प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इंडिया विंस फ्रीडम पूछा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसका है? तो आपको पता होगा जो है ये अबुल कलाम आज़ाद का है, इंडिया विंस फ्रीडम। और पूछा जाता है आपका प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी पुस्तक किसका है? तो यह है जयप्रकाश नारायण का है, प्रिजन डायरी। और इसी तरह जो है आपका पूछा था आनंद मठ पुस्तक, तो आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है कौन सा? एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो इसमें पहला जो दिया गया घाना की राजधानी अक्रा, बिल्कुल सही है, तो सही आपसे पूछा गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा दिया गया ओमान की राजधानी प्रिटोरिया, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ओमान की राजधानी प्रिटोरिया नहीं बल्कि मस्कट है। प्रिटोरिया किसकी राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, जैसे कि विधायी का राजधानी होती है कार्यपालिका और न्यायिक राजधानी। तो जो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ जिनमें प्रिटोरिया है, उसके बाद केप टाउन एक है, और तीसरा है वह ब्लॉमफोंटेन, जो कि आपका प्रिटोरिया कार्यपालिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, और जो है ब्लॉमफोंटेन जो है ये आपका न्यायिक राजधानी है। तो प्रिटोरिया किसकी राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा यहाँ पे। न्यूजीलैंड का दिया गया क्राइस्ट चर्च, गलत हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड की राजधानी हवाना दिया गया है, गलत हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। और हवाना जो दिया गया ये क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो इस तरह जो है आपका देश और राजधानी भी पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रिया, यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। और वहीं ऑस्ट्रिया पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी होगा आपका वियना। और रवांडा की राजधानी किगाली है, इटली का तो रोम पता ही होगा आपका। नाइजर की राजधानी नियामे है, फ्रांस का पेरिस है। इस तरह जो है आपका क्यूबा की हवाना है। तो ये जो है राजधानी भी पूछा जाता है आपका। यहाँ पे ए ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो दिया गया सेव यूथ सेव नेशन, नरेंद्र कोहली इसके लेखक दिए गए हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा इसके लेखक हैं, न कि नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक वह है आपका समाज जिसमें मैं रहता हूँ, ये पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है, नरेंद्र कोहली के द्वारा। और सेव यूथ सेव नेशन ये यशवंत सिन्हा का है। बाकी सभी सुमेलित हैं। वाइज ऑफ डिसेंट रोमिला थापर का है। टिल वी विन रणदीप गुलेरिया का है। ग्रीन लाइट्स डॉक्टर कल्याण कुमार डे का है। तो सही सुमेलित यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार संबंधी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो वह चीन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले स्थान पे जो है यदि शीर्ष 3 देशों की बात करें भारत के व्यापारिक साझेदार में, तो पहले स्थान पे चीन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, और तीसरे पे है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने किस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है? तो वह कैराकल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने कैराकल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी सूची में शामिल किया है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे दिया गया है कैराकल, इसे कहते हैं आपका स्याह गोस। तो स्याह गोस जिसे कैराकल भी कहा जाता है, एक मांसाहारी बिल्ली है जो वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कैराकल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 21-22 में भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक
निर्माण की घोषणा की गई उसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया, भारत सरकार द्वारा वैट बैंक के निर्माण का उद्देश्य गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीएच की समस्याओं के निवारण से है। और दूसरा है, वैट बैंक बैंकों के खराब ऋणों के प्रबंधक का कार्य करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही सही है। वैट बैंक के बारे में जो दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है कौन सा? तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया, सच कहूँ तो पुस्तक दिया गया दलाई लामा, गलत हो जाएगा। सच कहूँ तो पुस्तक की लेखिका वो है नीना गुप्ता, ना कि दलाई लामा। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर का है। उसने गांधी को क्यों मारा अशोक कुमार पांडे का है। अमेजिंग अयोध्या डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव का है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दलाई लामा की जो अभी हाल ही में चर्चित रही थी पुस्तक, वह था द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है ये था दलाई लामा का पुस्तक, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा सिक्किम। तो यहाँ पे आपको जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, आपको पता ही होगा। यहाँ का जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम में देखा जाए तो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। फिर जो है सिक्किम का देखा जाए तो यहाँ पे है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नागालैंड का है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे जो है आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा यानी कि 3, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम 2, फिर सिक्किम 4 और लास्ट में नागालैंड 3, 2, 4, 1 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करें राज्यों में भारत में, तो वह बिहार का जनघनत्व है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, केवल राज्यों में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, श्रावस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें पहले स्थान पे है श्रावस्ती, दूसरे पे है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद तीसरे पे है कौशाम्बी, उसके बाद चौथे पर है आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर चौथे पे है। और 5वें पे है महाराजगंज। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है, तो वह श्रावस्ती का। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो दिया गया यहाँ पे, न्यूनतम महिला एवं पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। बी ऑप्शन में है सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला है गौतम बुद्ध नगर। साक्षर मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयागराज हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर जो है साक्षर जिला। तो साक्षरता पूछता तब जो है आपका गौतम बुद्ध नगर होगा। सर्वाधिक साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर का है। और साक्षर संख्या पूछा गया है जनसंख्या, तो प्रयागराज का होगा, इसलिए गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गाजियाबाद दिया गया है, गलत है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गाजियाबाद नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर है ये, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला बागपत, तो ये भी आपका गलत है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला बागपत नहीं बल्कि कानपुर नगर है। तो तीनों बाकी गलत हैं, बी सी डी ए केवल आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है कौन सा?
तो इसमें पहला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई। तो ये आपका जो है गलत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि बिहार में नहीं बल्कि राजस्थान में हुई, राजस्थान में दर्ज की गई थी जो है। तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये तो आपका सही है। और सी ऑप्शन में देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। तो ये भी आपका सही है। और राज्यों में देखा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो आपका केरल हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और डी ऑप्शन में है, 2001 से 2011 के मध्य 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर तत्कालीन आंकड़ों पर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो ये भी आपका सही है। और यदि साक्षरता की बात करें ओवरऑल राज्यों में तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह है केरल। केरल के बाद आपका मिजोरम होगा साक्षरता में, मिजोरम के बाद आपका जो है गोवा होगा, गोवा के बाद त्रिपुरा होगा। और सबसे कम यदि बात करें साक्षरता में तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है राज्यों में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है और अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान में। तो ये तो हो गई साक्षरता की बात। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया था जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो है यहाँ पे गलत है आपका। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 50 क्वेश्चन जीएस की क्वेश्चन का 17वां सेट। इसके पहले 16 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।